हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रोबायोलॉजी। आज हम 55 टू 60 क्वेश्चन 55 टू 60 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका बेट 2022 का है। हमने आपको पहले बोल रखा है कि आपको क्या करना है, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम आप एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं और उससे हम आपको कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं। तो कंसेप्ट देने के लिए और क्या कहते हैं उसे, कंसेप्ट देने के लिए और पीवाईक्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करके और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमें थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिले, थोड़ा बहुत हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप लोग थोड़ा भी मोटिवेट नहीं कर रहे हो। हम बस वीडियो बना रहे हैं, कुछ हमारे रेगुलर स्टूडेंट है जिनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बाकी सब लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। That is the question number 55, and that 55 question is come from the animal biotechnology. Animal biotechnology में बोला गया है the technique used in animal biotechnology for rapid multiplication and production of animal with desired genotype. Desired genotype का क्या मतलब है कि जो हम चाहते हैं उस तरह का जीनोटाइप हमें मिलना चाहिए, और जो हम चाहते हैं उस तरह का जीनोटाइप तब मिल पाएगा जब जब फर्टिलाइजेशन जो है वो हमारे हाथ में हो। फर्टिलाइजेशन हमारे कंट्रोल में हो। फर्टिलाइजेशन अगर हमारे कंट्रोल में है तो हमें डिजायर्ड जीनोटाइप मिलेगा, और फर्टिलाइजेशन अगर हमारा कहाँ पे हो रहा है, इन वीवो हो रहा है, इन वीवो, तो यह इन वीवो कंडीशन में हमारे कंट्रोल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो हमारे कंट्रोल में कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन हम इन विट्रो कराते हैं। किस कंडीशन में कराते हैं, इन विट्रो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब भी हम कराते हैं तो यह हमारे कंडीशन हमारे कंट्रोल में होता है, क्योंकि इन विट्रो के लिए क्या करते हैं, हम खुद गैमीट सिलेक्ट करते हैं, और जब हम गैमीट सिलेक्ट करेंगे देन वी चूज द डिजायर्ड जीनोटाइप। तो हम क्या करेंगे, गैमीट जो है चूज करेंगे, और गैमीट चूज करके मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, इन दोनों के गैमीट को आपस में फ्यूज कराएंगे, और इसे फ्यूज कहाँ कराएंगे, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, हम इसे फ्यूज कराएंगे, और टेस्ट ट्यूब में फ्यूज कराने के बाद यहाँ से जो बनेगा ये आपका बनेगा जाइगोट, और इस जाइगोट को हम कहाँ तक डेवलप होने देंगे, एम्ब्रियो तक डेवलप होने देंगे, और इस एम्ब्रियो को हम कहाँ पे, इस एम्ब्रियो को हम फैलोपियन ट्यूब में जाके हम इसे, या इस एम्ब्रियो को हम यूट्रस में जाके, नॉट फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस में जाके हम इसे इम्प्लांट कर देंगे, या इस एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर कर देंगे एनिमल के अंदर। इस कंडीशन में चूंकि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, इस रीजन से हमें डिजायर्ड जीनोटाइप मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन और एम्ब्रियो ट्रांसफर। प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हमारे कंट्रोल में नहीं है जीनोटाइप को लेके कि कौन सा जीनोटाइप होगा। हाइब्रिड सिलेक्शन में भी हमारे में नहीं है, दोनों में से कोई भी पॉसिबल हो सकती है अगर हाइब्रिड है तो। न्यूक्लियर इंजेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, नहीं, न्यूक्लियर इंजेक्शन से भी जेनेटिक मटेरियल में भी आपका कोई भी जीनोटाइप हो सकता है। एक यही तरीका है जिसमें हम डिजायर्ड जीनोटाइप ले सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो गैमीट होते हैं ना, ये आपके हेप्लॉइड होते हैं, और हेप्लॉइड का मतलब ही है कि प्योर होगा, और प्योर होगा मतलब क्या है कि दो ही, ए और ए, इस दोनों में से ना कोई एक ही हो सकता है। यहाँ पे भी ना ए और ए में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। बाकी किसी में भी इस तरह की क्लियरिटी आपको नहीं दिखेगी। ओके, अगला क्वेश्चन पे है। अगला क्वेश्चन को समझने से पहले हम कुछ चीजें आपको बताएं जो कि बहुत काम की है, और वो है कि टर्म लेटेंसी का क्या मतलब होता है।
टर्म लेटेंसी का क्या मतलब होता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि टर्म लेटेंसी का क्या मतलब होता है, तो बस आप ये समझ जाइए कि इसका मतलब होता है डिले। क्या मतलब है? डिले। लेटेंसी शब्द का मतलब ही होता है डिले। अब यहाँ पे कुछ वायरस दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा वायरस लेटेंसी के कैरेक्टर को शो करती है। ऐसे हम आपको एक बात बता दें कि आपको अगर थोड़ा भी माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होगा तो आप इसी को देख के बता दोगे कि कौन सी लेटेंसी में होगी। तो हम वो बता दें कि आप कैसे। इन केस ऑफ हर्पिस, जब हर्पिस वायरस है, ये डीएनए होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। वहीं पे पोलियो वायरस आरएनए है, रियो वायरस आरएनए जेनेटिक मटेरियल, और इन्फ्लुएंजा वायरस आरएनए है। तो इन सब में कॉमन क्या है कि 3 आरएनए है, एक डीएनए है। तो जो डीएनए वायरस है यही लेटेंसी में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो डीएनए होता है वो स्टेबल होता है ज्यादा कंपेयर टू आरएनए। तो अगर डीएनए ज्यादा स्टेबल है तो यह ज्यादा देर तक, या मतलब क्या कहते हैं उसे, हमें ज्यादा स्टेबल है, तो अगर ज्यादा स्टेबल है तो इसकी थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं, मतलब जेनेटिक मटेरियल ज्यादा स्टेबल है तो ये अपने आप को डिलेड दिखाने की कोशिश कर सकता है। और लेटेंसी की जरूरत क्या होती है, होता क्या है, जैसे ही हमारी बॉडी या किसी भी सेल्स के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है तो वो सेल जो है, वो हमारी बॉडी जो होती है, वो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम्स है वो क्या करती है, वो इम्यून सिस्टम्स उस सेल्स के ऊपर अटैक करती है और उसके ऊपर प्रेजेंट कुछ मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर लेती है और उस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करके उसे मार देती है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जो ये पूरा इम्यून सिस्टम का जो प्रोसेस है उसको छोड़ने की, मतलब उसको चकमा देने की कोशिश करते हैं। और जो टाइम है, जिस टाइम में वो वायरस या बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा दे रहे होते हैं या उस हमारे इम्यून सिस्टम से मतलब बच रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम को हम लेटेंसी कहते हैं। तो लेटेंसी की जरूरत क्या होता है, तो ये हम यहाँ पे पॉइंट्स में लिख रहे हैं। requires the virus to establish a persistent infection in cell without destruction by the immune cells, without the immune cells या without the immune system। सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिए क्या है कि वायरल डीएनए इज stably maintained in the host या in the nucleus of the cell as multiply copies of circular episomes। जो वायरल डीएनए होता है, कुछ
मतलब जो वायरल डीएनए होते हैं, वायरल डीएनए जो है या वायरल आरएनए या वायरल जो जीनोम होता है वो क्या करता है, होस्ट के सेल के साथ या होस्ट के जो आपका वो है, होस्ट का जो डीएनए है उसके साथ इंटीग्रेट होके कॉपी होने लगता है, और उस तरीके से क्या होता है, वो हमारे इम्यून सेल से कांटेक्ट में नहीं आते हैं और अपनी जनसंख्या को, अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको वो बढ़ा देते हैं। अब अगर किसी भी सेल को लेटेंसी में जानी है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा इम्यून सिस्टम किसी की शक्ल को पहचान लेता है जो कि उनको फॉरेन पार्टिकल की तरह बिहेव लगता है, और उसको वो मतलब जो कोई सेल है, उस सेल की शक्ल को देखता है हमारा सेल और उस पर अटैक करता है। तो अगर किसी को बचना है हमारे इम्यून सिस्टम से, तो कैसे बचना होगा, उसको अपनी शक्ल को थोड़ा कम एक्सप्रेस करने की जरूरत है, थोड़ा हाइड करने की जरूरत है। तो अगर कोई भी सेल आपकी लेटेंसी में है तो उसमें क्या फीचर हो सकते हैं, तो ये देखिए, लेटेंटली इन लेटेंटली infected cells, the virus must limit the expression of viral protein proteins so as to avoid detection by the immune system। मतलब क्या है कि आपका जेनेटिक मटेरियल तो होगा लेकिन वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, क्योंकि वायरल प्रोटीन बनेगा तब वो इम्यून सिस्टम से इफेक्ट में आएगा। तो वो वहाँ के क्या करता है, वहाँ पे वो आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन बनाने नहीं बनाता है और मैक्स बहुत ज़्यादा देर तक लेटेंसी में चला जाता है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर हर्पिस वायरस की बात हम करेंगे तो हर्पिस वायरस लेटेंसी में जाता कैसे है या किस तरह से जाता है, उसमें कौन सा कंट्रीब्यूट है, मे बी ये कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है एज अ PYQ या एज MCQ। तो देखिए, मेनी हर्पिस वायरसेस express long non-coding viral RNA। नॉन कोडिंग है तो क्या होगा, ये कोड ही नहीं होगा, कोड नहीं होगा तो प्रोटीन बनेगा नहीं तो प्रोटीन एक्सप्रेशन को हम लिमिट कर देंगे, और प्रोटीन एक्सप्रेशन को लिमिट कर देंगे तो हमारा इम्यून सेल उसे पहचान नहीं पाएगा, और अगर इम्यून सेल हमारा पहचान नहीं पाएगा तो ये फैक्टर क्या होगा, उसकी लेटेंसी को इंक्रीज कर देगा। दैट contribute to establishment of latency। पोलियो वायरस क्या हो गया आपका, RNA जीनोम प्लस प्रोटीन कैप्सिड होती है। राइनो वायरस क्या हो गया आपका, मतलब यहाँ पे और ये चीज ऐड कर लीजिए, मे भी पूछ लिया जाए, सिंगल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस RNA होती है। और इन्फ्लुएंजा जो होती है आपका सिंगल स्ट्रैंड। इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली इस तरह से सोल्व कर सकते थे, 3 सेम है, जो नहीं सेम है वही होगा,
क्योंकि स्टेबल होती है डीएनए आरएनए के कंपेयर में, तो वो लेटेंसी में चली जाएगी। कैसे चली जाएगी वो मैंने यहाँ पे बताया, ये आपका तुक्का मारने का तरीका था कि 3 सेम है तो जो अलग है वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगला क्वेश्चन है आपका माइकेलिस मेंटन इक्वेशन के रेसिप्रोकल से। तो इसके ऊपर एक वीडियो जो है मैंने बहुत ही अच्छा बना के आपको दे रखा है। मतलब अच्छा बना के दे रखा है का मतलब है कि आई थिंक जो पुराना वाला वीडियो है उसमें देखिए जाके, इस ग्राफ को मैंने बनाया था वहाँ पे। तो इस ग्राफ को आज हम फिर बनाते हैं, लेकिन आज थोड़ा हम आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे ही जाते हैं और डीबीटी में बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट रिपीट भी होता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा संभल के देखना भी है। तो हम आपको पहले एक छोटा सा बात बताएं, वो क्या है कि वो क्या है कि जैसे ही हम एंजाइम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो एंजाइम काइनेटिक्स में जो v नॉट होती है वेलोसिटी, वो आपका v मैक्स s अपॉन km प्लस s होती है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम माइकेलिस मेंटन इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? माइकेलिस मेंटन इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन में अगर हम s वर्सेस v को अगर ड्रॉ करें, मतलब s हम x एक्सेस पे और v हम y एक्सेस पे अगर ड्रॉ करते हैं, तो जो हमें ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ आपका यहाँ पे क्या होगा? पैराबोला होगा। पैराबोला होगा। ये एक लाइन याद रखिए, क्योंकि 2 नंबर में CSIR गेट हर जगह पूछा जा सकता है। अब मैंने कहा कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप पलट दो, मीन्स इन्वर्स कर दो। ये हो गया। ऊपर आपका क्या होगा? km प्लस s अपॉन v मैक्स एंड s। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन v नॉट इक्वल टू km अपॉन v मैक्स इंटू s प्लस s इंटू v मैक्स इंटू s। यहाँ पे क्या होगा आपका? इस s से ये s डिवाइड हो जाएगा और ये आपका आएगा 1 अपॉन v नॉट इक्वल टू km अपॉन v मैक्स इंटू 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन v मैक्स। अब ये जो आप यहाँ पे लिख रखे हो ना, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे आपका y जो है y 1 अपॉन v नॉट है। मीन्स ये जो आपने दिखाया ये आपका 1 अपॉन v नॉट होगा। यहाँ पे s जो है, x जो है वो आपका 1 अपॉन s है, मतलब ये x जो है वो 1 अपॉन s है। जो आपका m निकाला यहाँ पे, ये m जो है वो km अपॉन v मैक्स है, और जो आपका km अपॉन v मैक्स है इसे हम m को स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं, जो आपका ये हुआ km अपॉन v मैक्स। और जो c है इसे हम y इंटरसेप्ट करते हैं, मतलब ये, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन v मैक्स। मीन्स
अगर आप वाई सी की बात करोगे तो वो होगा 1/v मैक्स। तो ये जो अब एक ग्राफ मिला, इस ग्राफ को हम लाइन वेबर बर्ग प्लॉट कहते हैं। ये जो पॉइंट है एक्स एक्स पे, इसे हम माइनस का 1/km कहते हैं। इसे हम माइनस का 1/km कहते हैं। अब ये लाइन वेबर बर्ग प्लॉट है। मैंने आज आपको थोड़ा कंसेप्ट दिया कि हम माइकेलिस मेंटन इक्वेशन से लाइन वेबर बर्ग प्लॉट पे कैसे पहुंचे हैं और उस ग्राफ के जितने भी कंपोनेंट है वो कंपोनेंट क्या क्या हैं। इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ ग्राफ बने हुए हैं। अगर आप इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करते हो तो देन आई विल टेक अ बायोकेमिस्ट्री लेक्चर, एंड उसमें हम आपको बायोकेमिस्ट्री में बताएंगे कि कितने ग्राफ हैं, डिक्सन प्लॉट से लेके आपको माइकेलिस मेंटन तक और लाइन वेबर सारे हम प्लॉट बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पहले तो 1000 सब्सक्राइबर पूरे हों, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। अभी देखते हैं कि हम लोग इसमें आपका 80% अनसब्सक्राइब लोग देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। यार तुम्हारे सब्सक्राइब करने से कुछ तुम्हें नुकसान नहीं होने वाला है। लिमिटेशन क्या है कि जब हम लाइन वेबर बर्ग प्लॉट बनाते हैं या डबल रेसिप्रोकल प्लॉट बनाते हैं, तो इस कंडीशन में जो ये आपका है वो डिपेंड होता है, लिमिटेशन है डिपेंड ऑन लेस प्रिसाइसली डिटरमाइंड, इसकी लिमिटेशन है आपकी डिटरमाइंड पॉइंट्स ऑर्बिटेंड at low value of S and V। मतलब क्या है कि एरर जो है आपका, एरर जो है वो एरर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। एरर क्या होगा आपका, एरर इंक्रीज होगा। कब, जब V एंड S की वैल्यू कम होगी, स्मॉलर होगा। और यही एक ड्रॉबैक है जिसके कारण लाइन वेबर बर्ग प्लॉट एक अच्छा सा मेथड नहीं है। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के मेथड हैं। वो कौन कौन सा मेथड है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और नीचे कमेंट करो कि बायोकेमिस्ट्री के जो एंजाइम काइनेटिक्स है उसके वीडियो अपलोड किया जाए। जैसे ही कमेंट आएंगे, अगर जैसे ही आपके यहाँ पे 100 कमेंट हो जाते हैं, आई विल अपलोड, डेफिनेटली अपलोड ये बाय एंजाइम काइनेटिक्स, जिसमें हम आपको सिर्फ ग्राफ्स बताएंगे और कैसे इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वैसे अभी आप रट रहे हो, डेफिनेटली जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड करा उसके बाद आप रटना छोड़ दोगे, मेरी गारंटी है इस बात का। चलिए 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट देयरफॉर कैन ग्रो ऑन द बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया। मतलब क्या है कि अगर कौन सा इसमें से नॉट है, पहले ये मैं सीधे बता दूं कि इसको सोल्व करने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। तो अगर आप अभी तक नहीं पढ़े माइक्रोबायोलॉजी, कोई बात नहीं, आज जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको कम से कम रट डालो यहाँ पे। मे भी यही इसमें से कोई एक ऑप्शन आ जाए या कोई क्वेश्चन आ जाए। जो आपका ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, इसकी सबसे खास बात है कि कैन नॉट ग्रो outside of लिविंग सेल्स के आउटसाइड में ये ग्रो नहीं होता है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, इंट्रासेलुलर है, मतलब सेल के अंदर ही होगा। और इसका एग्जाम्पल जो है आपका क्ले माइडिया, ये आपका इंट्रासेलुलर है। और रिक्टेशिया
यह भी आपका इंट्रासेलुलर है। और एडिनो वायरस जो है डेफिनेटली यह क्या होता है आपका इंट्रासेलुलर भी होता है, क्योंकि आपके जीनोम में जाके इंटीग्रेट होता है। जीनोम कहाँ है? सेल के अंदर होती है। बचा है आपका एक ही ऑप्शन, और दैट आर द करेक्ट ऑप्शन, द नोन इज अ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है। एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है डेफिनेटली वो इंट्रासेलुलर नहीं हो सकता। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है जो कि हमारा बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया पे ग्रो कर सकता है। कंफ्यूज करने के लिए वो लिखा हुआ है नॉट एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, वो कंफ्यूज करने के लिए। तो आप सीधे याद रखो कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है? माइकोप्लाज्मा आपका एक एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है, ना कि इंट्रासेलुलर पैथोजन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें एक दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सपेंसिव, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, HPLC, CD, ये सब के सब बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। वैसे यहाँ लिखा है इनएक्सपेंसिव, यहाँ पे तीनों के तीनों एक्सपेंसिव है। टू नो द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यहाँ पे देखो OH और ये एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ कंसनट्रेट H2SO4 डाला है। जैसे ही इसको कंसनट्रेट H2SO4 डाला, ये तीनों के तीनों जो है आपस में रिएक्शन करके OH यहाँ दे दिया, OH यहाँ है और डबल बॉन्ड O यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, इसको पता लगाने के लिए अगर हमें इनएक्सपेंसिव और सिंपलेस्ट मेथड यूज करना है इस तरह के स्ट्रक्चर्स को पता लगाने के लिए कि बना है या नहीं बना है, और सबसे अगर इनएक्सपेंसिव की बात हो रही है तो चेंज ऑफ द कलर अपॉन एडिशन ऑफ द एल्कलाई, मतलब क्या हो गया, हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज कर लेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करके हम पता लगा लेंगे कि यहाँ, या कलरीमीटर यूज करके हम पता लगा लेंगे। कलरीमीटर फोटोस्पेक्ट्रोमीटर का यूज करना बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बहुत ही आराम से CD और HPLC की तुलना में देखा जाए तो, या MS की तुलना में देखा जाए। MS, HPLC, CD ये सब के सब बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड है और कॉम्प्लेक्स मेथड है कंपेयर टू कलरीमीटर। तो इसमें एक ही ऑप्शन है कलरीमीटर से रिलेटेड, द चेंज ऑफ द कलर अपॉन एडिशन ऑफ द एल्कलाई। और ये चेंज कलर क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे OH है, ये जो है अल्कलाइन ऐड करोगे तो अपना कलर चेंज कर लेगा। तो ये सिंपलेस्ट और इनएक्सपेंसिव मेथड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।